इमरान एक्रेमियन मेकअप में था और वो अपने साथियों समेत कार में क्लब के करीब पहुंचा था। क्लब से कुछ पहले इमरान ने कार रुकवाई और फिर खुद नीचे उतरकर वो पैदल ही क्लब की तरफ चल पड़ा। उसके साथियों ने आमगाग के अंदाज में दो दो ग्रुप्स की सूरत में वहां जाना था, इसलिए उनका यही प्रोग्राम था कि वो कार को करीब ही किसी पार्किंग में छोड़कर खुद पैदल ही अंदर जाएंगे। ग्रुप्स में जोलिया और तनवीर एक ग्रुप और साले और कैप्टन शकील दूसरा ग्रुप था, जबकि सफ्तर अकेला था। सफ्तर ने खुद ही साले के साथ ग्रुप बनाकर अंदर जाने से इनकार कर दिया था कि इस तरह उसकी कारकर्दगी में फर्क पड़ सकता था, इसलिए साले ने नाराज होकर खुद ही कैप्टन शकील को अपने साथ शामिल कर दिया था। इमरान क्लब के गेट में दाखिल हुआ और इत्मीनान से चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। मेन गेट के पास दोनों तरफ दो दरबान मौजूद थे। उन्होंने इमरान को सलाम किया और फिर एक ने शीशे का गेट खोल दिया। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो एक तवील राहदारी थी जिसके दोनों अतराफ में बड़े बड़े 4 हालों के दरवाजे थे और तकरीबन हर हाल में आला सोसाइटी के मर्द और औरतें बैठी हुई नजर आ रही थी। इमरान पहले ही हाल की तरफ मुड़ गया। इस हाल में एक तरफ बड़ा सा काउंटर था जिसके पीछे 2 लड़कियां मौजूद थी। इमरान इत्मीनान से काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया, जबकि सरसरी नजरें डालते हुए हाल में उसने 2 आदमियों को देख लिया जो एक कोने में बैठे शराबनोशी में मसरूफ थे, लेकिन उनके कद्दोकामत और अंदाज बता रहा था कि वो आम गाहक नहीं हैं। और फिर उनकी नजरें उस वक्त इमरान पर जमी हुई थीं जब इमरान हाल में दाखिल होकर काउंटर की तरफ जा रहा था। लेकिन इमरान उसी तरह इत्मीनान से चलता हुआ काउंटर पर पहुंच गया। यस सर, एक लड़की ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम गर्नाड है और मुझे स्टार क्लब के मैनेजर ने यहाँ के मैनेजर से मुलाकात के लिए भेजा है, इमरान ने कहा। अच्छा, मैं मालूम करती हूँ, लड़की ने कहा और सामने पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने यके बाद दीगरे कई नंबर प्रेस कर दिए। सर, हाल के काउंटर से रेगी बोल रही हूँ। यहाँ एक साहब आए हैं, उनका कहना है कि उनका नाम गर्नाड है और स्टार क्लब के मैनेजर ने उन्हें बॉस हेनरी से मुलाकात के लिए भेजा है। रेगी ने इमरान को देखकर पूरी तफसील बयान करते हुए कहा। यस, वो एक्रेमियन है। रेगी ने दूसरी तरफ से बात सुनकर जवाब दिया। ओके, रेगी ने एक बार फिर दूसरी तरफ से बात सुनकर कहा और फिर रिसीवर रखकर उसने एक तरफ मुअद्दिब खड़े हुए नौजवान को इशारे से बुलाया। उस नौजवान की यूनिफॉर्म पर सुपरवाइजर का बैज लगा हुआ था। साहब को मैनेजर साहब की सेक्रेटरी के पास पहुंचा आओ, रेगी ने इमरान की तरफ इशारा करते हुए कहा। यस, आइए सर, सुपरवाइजर ने कहा और वापस मुड़ गया। इमरान उस लड़की रेगी का इशारा शुक्रिया अदा करके उस सुपरवाइजर के पीछे चल पड़ा। वो राहदारी में दाखिल होकर उसके आखिरी हिस्से की तरफ चल पड़ा। राहदारी के इख्तिताम पर दीवार थी। सुपरवाइजर दीवार के सामने पहुंचकर रुक गया। जनाब, अगर आपके पास असला हो तो मुझे दे दें, वापसी पर आपको काउंटर से मिल जाएगा, सुपरवाइजर ने कहा। सॉरी, मेरा असला से क्या ताल्लुक, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दानिस्ता संजीदा हो रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसने कोई मज़ाहिया बात की या हरकत की तो उसे फौरन मार्क कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एक लिहाज से उसकी बैनुल अक़वामी निशानी बन चुकी थी। ओके सर, सुपरवाइजर ने कहा और उसके साथ ही उसने दीवार की जड़ में पैर मारा तो दीवार दरमियान से खुलकर साइडों पर हो गई। अब सामने एक लिफ्ट मौजूद थी। आप लिफ्ट के अंदर मौजूद बटन प्रेस कर दें तो लिफ्ट आपको दूसरी मंजिल पर पहुंचा देगी, जहां मैनेजर साहब का ऑफिस है, सुपरवाइजर ने एक साइड पर हटते हुए कहा। तो इमरान सर हिलाता हुआ लिफ्ट में दाखिल हुआ और उसने दरवाजा बंद करके एक सुर्ख रंग का बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे लिफ्ट एक झटके से ऊपर को उठती चली गई। चंद लम्हों बाद लिफ्ट रुक गई तो इमरान ने दरवाजा खोला तो बाहर एक राहदारी थी जिसमें 2 मुसल्लह अफराद मौजूद थे। वो दोनों एक दरवाजे के सामने मौजूद थे। इमरान इत्मीनान से दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। मुझे काउंटर से रेगी ने भेजा है, इमरान ने करीब जाकर कहा। यस सर,
तशरीफ ले जाए। उनमें से एक ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा तो इमरान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और फिर दरवाजे में दाखिल हो गया। ये एक खासा बड़ा कमरा था जिसमें एक साइड पर शीशे का दरवाजा था, जिसके सामने बैसवी काउंटर था और उस काउंटर के पीछे एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, जबकि साइड की दीवार के साथ सोफे रखे हुए थे जहां दो मर्द और एक औरत बैठी हुई थी। इमरान काउंटर की तरफ बढ़ गया। यस सर, लड़की ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। मेरा नाम गर्नाड है और मुझे स्टार क्लब नाराक के मैनेजर ने भेजा है, इमरान ने कहा। यस सर, आप तशरीफ रखें, चंद मिनट बाद आपकी मुलाकात हो जाएगी, लड़की ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा तो इमरान सर हिलाता हुआ मुड़ा और एक सोफे पर इत्मीनान से बैठ गया। उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तसरात नुमाया थे। चंद लम्हों बाद शीशे का दरवाजा खुला और एक लंबे कद का मर्द और एक औरत बाहर आए और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। तो लड़की ने सोफों पर बैठे हुए अफराद को अंदर जाने का इशारा कर दिया, तो वो दोनों मर्द और एक औरत उठकर शीशे के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इमरान इत्मीनान से खामोश बैठा हुआ था। फिर इन लोगों की वापसी भी उसी अंदाज में हो गई। तो उस लड़की ने रिसीवर उठाया और कॉल मिलाकर उसने इमरान के बारे में बताना शुरू कर दिया। ओके बॉस, उस लड़की ने कहा और रिसीवर रखकर उसने इमरान को अंदर जाने का इशारा किया। तो इमरान इत्मीनान से उठा और शीशे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। ये एक छोटी सी राहदारी थी जिसकी छत पर छोटे छोटे रंगीन बल्ब जल रहे थे। नीचे दबीज कालीन बिछा हुआ था और दीवारों पर दोनों अतराफ में बड़े बड़े तस्वीरी फ्रेम लगे हुए थे। राहदारी के इख्तिताम पर एक और शीशे का दरवाजा था। इमरान इन बल्बों को देखते ही समझ गया कि ये असला चेकिंग करने वाले चेकर हैं जो छत में नस्ब हैं, लेकिन चूंकि उसे मालूम था कि उसकी जेब में जो मशीन पिस्टल मौजूद था वो इन चेकरों से चेक ना हो सकेगा, क्योंकि इमरान ने जेब के अंदर एक खसूसी कपड़ा रखकर उसके अंदर मशीन पिस्टल रखा हुआ था, क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ इंतहाई सख्त निगरानी हो रही होगी और लाजमन उन्होंने असला चेक करने का कोई खसूसी इंतजाम किया होगा। राहदारी से गुजरकर वो शीशे वाले दरवाजे के करीब पहुंचा तो बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि अंदर शानदार अंदाज में सजे हुए ऑफिस में दो अफराद मौजूद थे, जिनमें से एक मेज के पीछे कुर्सी पर बैठा हुआ था जबकि दूसरा साइड सोफे पर मौजूद था। इमरान ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। ओह मिस्टर गर्नाड, तशरीफ लाइए, मैं माजरत खा हूँ कि आपको इंतजार करना पड़ा, मेज के पीछे बैठे हुए आदमी ने कहा और उसे देखकर इमरान के चेहरे पर इत्मीनान के तसरात ऊपर आए, क्योंकि वो उसी के कद्दो कामत का था। जबकि साइड पर बैठे हुए आदमी ने बड़े गौर से इमरान को देखा और फिर वो उठ खड़ा हुआ। ये गर्नाड है, नाराक के स्टार क्लब के मैनेजर के दोस्त, और मिस्टर गर्नाड ये मेरे मेहमान हैं। इनका ताल्लुक भी नाराक के एक क्लब से है। इनका नाम राबन है, हेनरी ने उस आदमी और इमरान का बहमी तारुफ कराते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि अंदर दाखिल होते हुए वो एक नज़र में पहचान गया था कि जिसे राबन कहा जा रहा है वो दरअसल एक्रेमियन एजेंसी का एजेंट फिशर है। और फिशर ने जिस तरह इमरान को देखा था उसके देखने के अंदाज से ही इमरान समझ गया था कि ये वहाँ आने वालों की चेकिंग के लिए मौजूद है। बहरहाल इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में दोनों से मुसाफिया किया और रस्मी जुमले बोलने के बाद वो मुकाबिल के सोफे पर बैठ गया। आप क्या पीना पसंद करेंगे मिस्टर गर्नाड, हेनरी ने वापस अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आपके क्लब की कॉकटेल ने तो शोहरत के झंडे गाड़ रखे हैं, वही पिलवा दें, इमरान ने बड़े बेतकल्फाना अंदाज में कहा। तो हेनरी का चेहरा यकलख्त मुसरत से चमक उठा। उसके साथ ही उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और बाहर मौजूद लड़की से कह दिया कि वो 2 जाम कॉकटेल के भिजवा दे, और उसके साथ ही उसने ये भी कह दिया कि जब तक वो न कहे वो किसी मुलाकाती को अंदर ना भेजे, और फिर उसने रिसीवर रख दिया। मिस्टर गर्नाड, आप नाराक से यहाँ कॉकटेल का नुस्खा लेने आए हैं, फिशर के लहजे में शक नुमाया था। नहीं जनाब,
मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था, लेकिन मेरा ताल्लुक बहरहाल स्टार क्लब से भी है। मुझे मैनेजर साहब की कॉल मिली कि मैं स्टार क्लब का हवाला देकर सागर क्लब के मैनेजर हेनरी से मिलूं और उनसे कॉकटेल का नुस्खा लेकर उन्हें फैक्स कर दूं, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूं। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन इस कदर मशहूर आइटम का नुस्खा हेनरी कैसे दे सकता है? इस क्लब की यही कॉकटेल तो पूरे अक्रेमिया में मशहूर है, फिशर ने कहा। मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैनेजर साहब और हेनरी साहब के दरमियान बातचीत हुई होगी, तब उन्होंने मुझे कॉल किया होगा, इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। आई एम सॉरी मिस्टर गर्नार्ड, मैंने मैनेजर साहब से वादा तो कर दिया था, लेकिन जब मैंने क्लब के डायरेक्टरान से बात की तो उन्होंने मुझे नुस्खा देने से इनकार कर दिया है, हेनरी ने कहा। कोई बात नहीं जनाब, मैं वापस चला जाता हूँ और मैनेजर साहब को कह दूंगा मेरा तो बराह रास्त इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए उसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और वही लड़की जो बाहर बैजवी काउंटर पर मौजूद थी, एक ट्रे में 2 जाम रखे अंदर दाखिल हुई और हेनरी के इशारे पर उसने एक जाम इमरान के सामने जबकि दूसरा जाम उसने फिशर के सामने रखा और ट्रे एक साइड पर रखी हुई तिपाई पर रखकर वो मुड़ी और खामोशी से दरवाजे से बाहर चली गई। लीजिए जनाब, हेनरी ने कहा तो इमरान ने जाम उठाया और उसकी चुस्की ली। वो पहले से तैयार होकर आया था, उसे मालूम था कि अगर उसने शराब पीने से इनकार किया तो लामोहला उसे मशकूक समझ लिया जाएगा, जबकि अक्रेमियन मुआशरे में कोई अक्रेमी शराब से इनकार नहीं कर सकता था। इसलिए उसने शराब के असरात ख़त्म करने वाली 2 गोलियां पहले से ही मुंह में रखी हुई थीं। वाह वाह, वाकई ये तो नायाब है, वाह वाह, इमरान ने चुस्की लेकर ऐसे अंदाज में कहा कि जैसे उसे बेहद लुत्फ आया हो। शुक्रिया, हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप इसकी रॉयल्टी भी तो तलब कर सकते हैं, मुआवजा ले लें, इमरान ने कहा। ओह नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, हेनरी ने जवाब दिया, जबकि फिशर खामोश बैठा शराब पीने में मसरूफ था। तो फिर वाकई आप इनकार कर रहे हैं, इमरान ने कहा। हाँ, ये हमारी मजबूरी है और मैं माजरत खा हूँ, हेनरी ने जवाब दिया। ओके, फिर क्या मुझे नाराक एक फ़ोन करने की इजाज़त है ताकि मैं मैनेजर साहब से आपके सामने बात कर लूँ? हो सकता है कि वो आपसे कोई बात करना चाहें, इमरान ने कहा। ओह नहीं, सॉरी, मैं शर्मिंदगी की वजह से खुद कोई बात नहीं करना चाहता, वरना तो मैं पहले ही उन्हें फ़ोन करके माजरत कर देता। आप खुद मेरी माजरत उन तक पहुंचा दें, हेनरी ने जवाब दिया। क्या आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टरान के चेयरमैन जनाब स्टैचू साहब हैं? इमरान ने जेब में हाथ डालते हुए कहा तो हेनरी सामने बैठा हुआ फिशर भी बेख्तियार चौंक पड़ा। उसका हाथ बिजली की सी तेजी से जेब की तरफ चला गया था। वो इस तरह चौकन्ना हो गया था जैसे शिकारी को अचानक शिकार नजर आ गया हो, लेकिन इमरान इत्मीनान से बैठा हुआ था, अलबत्ता उसका हाथ उसकी जेब में था। आपने ये नाम किससे सुना है? हेनरी ने फिशर की तरफ देखते हुए दोनों हाथ मेज के किनारे पर रखते हुए कहा। स्टार क्लब के मैनेजर साहब ने मुझे बताया था, उनको ये शक था कि शायद आप इनकार कर दें, इसलिए उन्होंने कहा था कि इस सूरत में आपसे पूछकर जनाब स्टैचू साहब से मुलाकात करूं और उन्हें इस बात पर आमादा करूं, इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। खबरदार, दोनों हाथ सर पर रख लो, यकलक, फिशर ने एक झटके से उठते हुए कहा और उसके साथ ही सरर की आवाज़ सुनाई दी। तो इमरान के सामने दीवार दरमियान से फटकर एक तरफ हो गई और वहां 4 अफराद मशीन गन्नों से मुसल्लह खड़े नजर आने लगे। उनकी मशीन गन्नों का रुख इमरान की तरफ था। क्या मतलब? यह सब क्या है? इमरान ने भी एक झटके से उठकर खड़े होते हुए कहा। जो मैं कह रहा हूं वो करो वरना फायर खोल दूंगा, फिशर ने गुर्राते हुए कहा। अब उसके हाथ में भी मशीन पिस्टल मौजूद था। ओके,
لیکن عمران نے کہا لیکن فکرہ مکمل کرنے سے پہلے ہی اس نے اچانک کسی بھوکے عقاب کی طرح فشر پر چھلانگ لگا دی۔ فشر کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ عمران 4 مشین گنوں اور ایک مشین پسٹل کو دیکھنے کے باوجود بھی اس پر اس طرح جپٹ پڑے گا، اور فشر چیختا ہوا اچھل کر قطار میں پیچھے کھڑے ان 4 مشین گن برداروں سے ٹکرایا، اور اس کے ساتھ ہی عمران بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور ایک لمحے کے لیے اس کی دونوں ٹانگیں میز پر نظر آئیں، اور دوسرے لمحے ہنری جو میز کے دراز سے مشین پسٹل اٹھا رہا تھا چیختا ہوا میز کے پیچھے جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے چھلانگ لگائی اور وہ کسی چھلاوے کی طرح اڑتا ہوا اس صوفے کے عقب میں جا لگا جس پر چند لمحے پہلے فشر بیٹھا ہوا تھا۔ فشر نیچے گرتے ہی بجلی کی سی تیزی سے اچھلا تھا اور 4 مشین گن بردار جو فشر کے ٹکرانے سے ایک دوسرے سے ٹکرانے کی وجہ سے نیچے گرے تھے انتہائی تیز رفتاری سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن مشین پسٹل فشر کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا اور اس طرح مشین گنیں بھی ان 4 کے ہاتھوں سے نکل کر سامنے جا گری تھیں۔ فشر نے اٹھتے ہی دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ صوفہ اڑاتا ہوا اسے ٹکرایا اور گھومتا ہوا ان 4 سے جا ٹکرایا جو اٹھنے کے بعد آگے جھک کر مشین گنیں اٹھا رہے تھے۔ عمران نے صوفہ اس انداز میں پھینکا تھا کہ وہ فشر سے ٹکرا کر گھوم کر ان 4 سے جا ٹکرایا تھا، اس لیے فشر دھکا کھا کر نیچے گرا تھا، لیکن صوفے کے گھوم جانے کی وجہ سے وہ ایک بار پھر بجلی کی سی تیزی سے اٹھا ہی تھا کہ تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی فشر ایک بار پھر پشت کے بل نیچے جا گرا تھا۔ اسی لمحے صوفہ اچھل کر ایک طرف گرا اور ایک مشین گن کی گولیاں ٹھیک اس جگہ پڑی جہاں عمران صوفے کے پیچھے گرا تھا، لیکن عمران صوفہ اچھال کر بجلی کی سی تیزی سے آفس ٹیبل کے پیچھے ہو گیا تھا اور اوٹ میں ہوتے ہوئے اس نے فشر پر فائر کھولا تھا۔ دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی ایک ایک کر کے 4 مشین گن بردار بھی چیختے ہوئے نیچے گرے اور پھڑکنے لگے، تو عمران تیزی سے میز کی اگلی طرف کو پلٹا۔ وہاں ہنری کا جسم آدھا کرسی پر اور آدھا سائیڈ پر نیچے لٹکا ہوا تھا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران نے اس کی کن پٹی پر بڑی بھرپور ضرب لگائی تھی کیونکہ اسے سب سے زیادہ خطرہ اس ہنری سے تھا، وہ اسے آسانی سے گولی مار سکتا تھا، اس لیے اس نے جان بوجھ کر ایسی ضرب لگائی تھی کہ ایک ہی ضرب وقتی طور پر کافی ہو جاتی۔ عمران نے اس کا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے گھسیٹ کر سائیڈ پر پھینک دیا۔ اسی لمحے شیشے والا دروازہ کھلا اور ہنری کی سیکرٹری تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ وہ شاید اندر سے فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آوازیں سن کر آئی تھی۔ اندر داخل ہو کر وہ ٹھٹک کر رکی ہی تھی کہ عمران نے ٹریگر دبا دیا اور سیکرٹری چیختی ہوئی اچھل کر عقب میں شیشے کے دروازے سے ٹکرائی اور پھر پلٹ کر نیچے جا گری اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئی، تو عمران ہنری کو گھسیٹ کر میز کے سامنے والے حصے میں لے آیا۔ فشر اور 4 مشین گن بردار ختم ہو چکے تھے کیونکہ عمران کو معلوم تھا کہ یہ 5 خاص طور پر تربیت یافتہ لوگ ہیں، اس لیے اگر براہ راست ان کے دلوں پر فائر نہ کیا گیا تو یہ لوگ اگر اسے ختم نہ بھی کر سکے تب بھی زخمی ضرور کر دیں گے۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا، اس نے لیڈی سیکرٹری کی لاش کو گھسیٹ کر سائیڈ پر کیا اور پھر دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا اور لیڈی سیکرٹری کے ساتھ والا دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور پھر بھاگتا ہوا واپس اندر آیا اور شیشے والا دروازہ اس نے بند کر کے لاک کر دیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا مشین پسٹل واپس جیب میں ڈالا اور جھک کر اس نے قالین پر بے ہوش پڑے ہوئے ہنری کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہی جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تو وہ سیدھا ہو گیا۔ پوری طرح ہوش میں آتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے موڑ دیا اور اس کا اٹھتا ہوا جسم ایک جھٹکے سے واپس گرا اور اس کے منہ سے خرخراہٹ سے نکلنے لگی۔ اس کا چہرہ مسخ ہو گیا اور آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں۔ جلدی بولو، کہاں سے راستہ سب ہیڈ کوارٹر کو جائے گا، بولو۔ عمران نے پیر کو ذرا سا واپس کرتے ہوئے گھرا کر کہا۔ مم مجھے مت مارو، پیر ہٹا لو، ہنری نے رک رک کر انتہائی تکلیف بھرے لہجے میں کہا۔ جلدی بولو، عمران نے اور زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ وہ آسٹن ہال کے عقب میں 0 روم ہے، وہاں سے راستہ جاتا ہے، لیکن راستہ اندر سے کھلتا ہے، باہر سے نہیں، ہنری نے رک رک کر کہا۔ فون نمبر بتاؤ جس پر تمہاری سٹاچو سے بات ہوتی ہے، عمران نے اور زیادہ سخت لہجے میں کہا، تو ہنری نے رک رک کر فون نمبر بتا دیا۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے پیر موڑا تو ہنری کے جسم نے 2 جھٹکے کھائے اور اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں۔ عمران نے پیر ہٹایا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے شیشے کا دروازہ کھولا
और राहदारी क्रॉस करके वो आगे आ गया तो अंदर कमरे में अलार्म बज रहा था। इमरान समझ गया कि उसकी जेब में मौजूद मशीन पिस्टल चूंकि अब मखसूस कपड़े में लिपटा हुआ न था, इसलिए छत पर मौजूद चेक करने अलार्म बजाया है। लेकिन इमरान तेजी से आगे बढ़ा और उसने शीशे का दूसरा दरवाजा खोला और बाहर आ गया। हाल खाली था, अलार्म भी अब बंद हो चुका था। इमरान तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। बाहर दोनों मुसल्लह अफराद मौजूद थे। इमरान ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे वो दोनों जो इत्मीनान से खड़े थे यकलख्त चीखते हुए नीचे गिरे और साकित हो गए। इमरान ने मशीन पिस्टल जेब में डाला और तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो नीचे पहुंच गया था और फिर वो इत्मीनान से चलता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे मालूम था कि अभी थोड़ी देर बाद हेनरी फिशर और उसके साथियों की लाशें दरियाफ्त हो जाएंगी और फिर यहाँ चाल आ जाएगा। जबकि वो चूंकि पहले काउंटर के जरिए ऊपर गया था, इसलिए उसका हुलिया और लिबास वगैरह मार्क हो जाएगा। चुनांचे वो तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद ही वो बैरूनी गेट से बाहर आया और तेजी से चलता हुआ फुटपाथ पर चलने वाले अफराद में शामिल होकर आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो उस पार्किंग में दाखिल हुआ जिसमें उनकी कार मौजूद थी। इमरान ने कार का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने साइड सीट उठाई और उसके नीचे मौजूद बॉक्स में से उसने एक पैकेट उठाया और फिर साइड सीट बंद करके उसने तेजी से पैकेट खोला। उसके बाद उसने कोट उतारा और पैकेट में मौजूद एक मुख्तलिफ डिजाइन और रंग का कोट निकालकर उसने पहन लिया। उसके साथ ही उसने उतारे हुए कोट की जेबों से सामान निकालकर नए कोट की जेबों में डाल दिया और फिर उसने उतारा हुआ कोट पैकेट में रखकर उसने सीट को एक बार फिर उठाया और पैकेट को बॉक्स में रखकर उसने साइड में पड़े हुए मास्क मेकअप का पैकेट निकाला और उसमें से एक मास्क निकालकर उसने गर्दन पर चुटकी भरकर एक लम्हे में सर और चेहरे पर मौजूद मास्क उतारा और नया मास्क सर और चेहरे पर चढ़ाकर उसने उसे दोनों हाथों से थपथपाना शुरू कर दिया। फिर सामने मौजूद बैक मिरर में देखते हुए उसने बिजली की सी तेजी से उसे एडजस्ट करके सीट बंद की और फिर कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। अब वो था तो एक्रेमियन, लेकिन उसका चेहरा और बालों का अंदाज और कलर पहले से यकसर मुख्तलिफ था। कार का दरवाजा बंद करके वो एक बार फिर पार्किंग से निकला और तेज तेज कदम उठाता हुआ दोबारा क्लब की तरफ बढ़ता चला गया। उसे मालूम था कि उसके साथी क्लब के अंदर उसके काशन के इंतजार में होंगे, लेकिन जाहिर है वो काशन मिलने पर ही समझेंगे कि इमरान किसी मुश्किल में फंस गया है, जबकि ऐसा नहीं था। और फिर जब वो क्लब में दाखिल हुआ तो अचानक उसने वहां अफरा तफरी सी देखी। बहुत से लोग तेज तेज कदम उठाते हुए उस राहदारी में आ जा रहे थे। इमरान इत्मीनान से चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। तमाम हॉल्स के दरवाजे उस राहदारी में ही थे और हर हॉल के बाहर उसके नाम की प्लेट मौजूद थी। और फिर एक दरवाजे के बाहर आस्टन हॉल की प्लेट देखकर वो अंदर दाखिल हो गया। हॉल में इक्का दुक्का अफराद मौजूद थे, जबकि एक कोने में उसे जोलिया और तनवीर बैठे हुए नजर आ गए। इमरान तेज तेज कदम उठाता उनकी तरफ बढ़ गया। मेरा नाम माइकल है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? इमरान ने करीब जाकर आहिस्ता से कहा तो उन दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने अपना कोट और हुलिया तब्दील कर लिया है, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो इस बार इन दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। क्या हुआ है? यहाँ कुछ अफरा तफरी सी नजर आ रही है, तनवीर ने कहा। वहां ऑफिस में ट्रैपिंग थी, लेकिन मैंने सबका खात्मा कर दिया और सब हेडक्वार्टर का रास्ता भी मालूम कर दिया है। तुम बाकी साथियों को यहाँ कॉल कर लो, मुझे वो नहीं पहचानेंगे, इमरान ने कहा। तो तनवीर सर हिलाता हुआ उठा और तेज तेज कदम उठाता हाल से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद सफदर अंदर दाखिल हुआ और सीधा उस मेज की तरफ आ गया। जाहिर है उसने जोलिया को देख लिया। मार्शल, मैं माइकल हूँ, इमरान ने उसके करीब आते ही कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया और कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद साले और कैप्टन शकील भी हाल में दाखिल हुए और उस मेज की तरफ ही बढ़ते चले गए, जबकि उनके अकब में तनवीर भी वापस आकर वहीं बैठ गया। हाल के काउंटर पर दो लड़कियां मौजूद थीं, लेकिन उनके चेहरों पर हवाइयां सी उड़ रही थीं। एक वेटर उनकी तरफ आया। ये अफरा तफरी क्यों नजर आ रही है मिस्टर? इमरान ने एक्रेमियन लहजे में कहा।
जनाब, मैनेजर साहब के कमरे में कोई गड़बड़ हुई है, आप ऑर्डर फरमाएं, वेटर ने कहा। कॉकटेल ले आओ, इमरान ने कहा, तो वेटर ने इस बात में सर हिलाया और वापस चला गया। शराब को पानी बनाने वाली गोलियां निकाल लो, यहाँ शराब के अलावा कुछ मंगवाना अपने आप को मशकूक बनाना है, इमरान ने कहा, तो सब ने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद कॉकटेल उनकी मेज पर सर्व कर दी गई और फिर एक एक करके सब ने शराब में दो दो गोलियां डाली और फिर जाम उठाकर एक एक घूंट लिया और जाम वापस रख दिए। अब क्या प्रोग्राम है मिस्टर माइकल, सफदर ने कहा। इस हाल के आखिरी कोने में दरवाजा नजर आ रहा है, उसके पीछे कमरा है और रास्ता उस कमरे से जाता है, लेकिन रास्ता अंदर से खुलता है। मैं उसी लिए यहाँ बैठा हूँ कि शायद वो सटाचू, अनरी या दूसरे आदमियों की हलाकत का सुनकर खुद बाहर आए, इमरान ने कहा। और अगर ना आया तो, तनवीर ने कहा। ओह हाँ, एक मिनट, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने हाथ के इशारे से एक तरफ खड़े वेटर को बुलाया। फोन यहाँ ले आओ, वेटर के करीब आने पर इमरान ने कहा, तो वेटर ने इस बात में सर हिलाया और वापस चला गया। चंद लम्हों बाद उसने कार्डलेस फोन पीस लाकर मेज पर रख दिया। इमरान ने फोन पीस उठाया और उसे ऑन करके उसने नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज, राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। पुलिस चीफ ऑफिस का नंबर दें, इमरान ने कहा, तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो इमरान ने फोन ऑफ करके उसे वापस मेज पर रखा और जाम उठाकर उसने चुस्की ली और फिर जाम मेज पर रखकर उसने फोन पीस उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, सटाचू बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। चीफ, मैं क्लब से बोल रहा हूँ। मैनेजर हेनरी फिशर और उसके 4 साथियों को उनके ऑफिस में किसी ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया है, इमरान ने लहजा बदलकर बात करते हुए कहा। कौन बोल रहा है, दूसरी तरफ से सटाचू की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। लेकिन इमरान ने फोन ऑफ करके दोबारा मेज पर रख दिया। देखो, अब वो शायद आ जाए, इमरान ने कहा। लेकिन तुमने इंक्वायरी से तो पुलिस चीफ के नंबर मालूम किए थे, साथ बैठी हुई जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने जानबूझकर पूछा था ताकि फोन ऑपरेटर मजीद कॉल चेक न करे, इमरान ने कहा, तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद 4 मशीन गन बरदार अंदर दाखिल हुए। सब लोग बाहर चले जाएं, फौरन जाएं, एक आदमी ने चीखते हुए कहा, तो हाल में मौजूद लोग बेख्तियार उठ खड़े हुए। ओह, हाल स्टैचू के लिए खाली कराया जा रहा है, इमरान ने कहा और उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। उसके साथ ही उसके साथी भी उठ खड़े हुए। जाओ बाहर, उस आदमी ने चीखते हुए कहा। हुआ क्या है मिस्टर, इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा। खामोशी से चले जाओ वरना, उस आदमी ने गुर्राते हुए कहा। तो इमरान इस तरह सहम गया जैसे उसके लहजे से ही खौफ ज़दा हो गया हो और फिर वो सब बैरूनी दरवाजे से बाहर आ गए। दूसरे हालों में लोग मौजूद थे। इमरान एक दूसरे हाल में दाखिल हो गया। जाहिर है उसके साथी भी उसके पीछे ही हाल में दाखिल हुए, जबकि बाकी लोग तेज तेज कदम उठाते आगे बढ़ते चले गए। इमरान दरवाजे के करीब ही एक मेज पर बैठ गया। उसके साथियों ने भी कुर्सियां संभाल ली, लेकिन उन सब के चेहरों पर सवालिया निशान उभर आए थे। उसी लम्हे वेटर आया तो इमरान ने उसे शराब लाने का कह दिया। यहाँ क्यों बैठ गए हो, वजह, जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। स्टैचू आएगा तो यहाँ आवाज सुनाई देगी, घबराओ नहीं, लेकिन तैयार रहना, हम उसे लेकर वापस सब हेडक्वार्टर में जाएंगे, इमरान ने कहा। तो सब ने इस बात में सर हिला दिए। उसी लम्हे वेटर ने शराब लाकर उनके सामने रख दी। इमरान दीवार के करीब बैठा हुआ था और उसके कान राहदारी की तरफ से आने वाली आवाजों पर लगे हुए थे कि अचानक हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। मेरे पीछे आ जाओ, इमरान ने यकलख्त उठते हुए कहा और तेजी से उस हाल से निकलकर वो दोबारा अस्टन हाल के दरवाजे के करीब जाकर रुक गया। उसी ही लम्हे उसे हाल में एक दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी तो इमरान उछलकर हाल में दाखिल हो गया।
वहां 4 मुसल्लह अफराद उस दरवाजे के करीब दोनों साइडों पर खड़े थे। उस दरवाजे से एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी बाहर आ गया कि यकलख्त तड़तड़ाहट की आवाजों के साथ ही वो चारों मुसल्लह अफराद चीखते हुए नीचे गिरे और तड़पने लगे। और फिर उससे पहले के बाहर आने वाला, जो यकीनन स्टैचू था, संभलता, इमरान ने उस पर छलांग लगाई और उसे धकेलता हुआ वो उस खुले दरवाजे से दूसरी तरफ ले गया। उसी ही लम्हे उसके साथी भी दौड़ते हुए अंदर दाखिल हुए और फिर वो सब उस दरवाजे से अंदर आ गए। इमरान ने यकलख्त स्टैचू को उठाकर इस तरह घुमाकर नीचे फेंका कि उसकी गर्दन में बल आ गया और वो बेहोश हो गया। ये एक कमरा था जिसकी एक भी दीवार दरमियान से खुली हुई थी और एक राहदारी सी गहराई में जा रही थी। इमरान के साथी जैसे ही अंदर दाखिल हुए, इमरान ने फर्श पर उभरी हुई ईंट पर पैर मारा तो सरर की आवाज के साथ ही दीवार बराबर हो गई। वो इस ईंट को पहली नजर में ही देख चुका था। उठाओ इसे और आओ, इमरान ने कहा और दौड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया। राहदारी के इख्तिताम एक फौलादी दरवाजे पर हो रहा था और दरवाजे पर फौलादी चक्कर लगा हुआ था जैसे बड़े सेफ के बाहर होता है। इमरान के साथी उसके पीछे थे जबकि सफदर ने बेहोश स्टैचू को कंधे पर लादा हुआ था। दरवाजे के ऊपर मौजूद बल्ब बुझा हुआ था। इमरान ने चक्कर को तेजी से उल्टे रुख घुमाया और दरवाजे को धकेल कर खोला तो दूसरी तरफ एक कमरा खाली था। इमरान तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसके साथियों ने भी उसकी पैरवी की और फिर जैसे ही आखिरी साथी अंदर आया, इमरान ने मुड़कर दरवाजा बंद कर दिया और अंदर मौजूद चक्कर को उसने सीधे रुख पर घुमा दिया। उसके साथ ही दरवाजे की साइड में मौजूद दीवार पर लगे हुए स्विच बोर्ड पर नजर आने वाले सुर्ख रंग के बटन को उसने प्रेस कर दिया तो दरवाजे के ऊपर अंदर की तरफ मौजूद बल्ब जल उठा। यह सुर्ख रंग का बल्ब था। इसे यहाँ फर्श पर डाल दो और अंदर जाकर जो भी नजर आए उसे खत्म कर दो। तमाम मशीनरी तबाह कर दो, जल्दी करो, इमरान ने कहा तो उसके साथी तेजी से अंदरूनी दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ मौजूद राहदारी में दौड़ते चले गए। जबकि इमरान ने बेल्ट की अंदरूनी तरफ मौजूद क्लिप हथकड़ी निकाली और फर्श पर बेहोश पड़े हुए स्टैचू को उल्टाकर उसने उसके दोनों बाजू अकब में करके उनमें क्लिप हथकड़ी डालकर क्लिप कर दिया और फिर उसे सीधा करके उसने एक हाथ उसके कंधे पर और दूसरा सर पर रखकर मखसूस अंदाज में झटका दिया और फिर सीधा हो गया। उसे फौरी तौर पर यह सब कुछ करने के लिए यहाँ रुकना पड़ा था, वरना उसे मालूम था कि ज्यादा देर तक अगर गर्दन में मौजूद बल न निकाला गया तो स्टैचू के हलाक होने का भी खतरा था। लेकिन बल निकल जाने के बावजूद स्टैचू बेहोश पड़ा था। इमरान को अपने साथियों का इंतजार था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और सफदर अंदर दाखिल हुआ। सब हेडक्वार्टर में एक औरत समेत 18 अफराद थे। सबको हलाक कर दिया गया है और तमाम मशीनरी भी तबाह कर दी गई है, सफदर ने कहा। वो औरत मार्था होगी, तुम स्टैचू को उठाकर ले आओ, इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा और फिर दरवाजा खोलकर वो राहदारी में दाखिल हुआ और आगे बढ़ता चला गया। सफदर बेहोश स्टैचू को उठाए उसके पीछे था। एक ऑफिस नुमा बड़ा कमरा उस राहदारी के इख्तिताम पर है, सफदर ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद इमरान उस ऑफिस में दाखिल हुआ तो वहां बाकी साथी मौजूद थे। इसे कुर्सी पर डाल दो, इमरान ने सफदर से कहा तो सफदर ने स्टैचू को एक कुर्सी पर डाल दिया। अब इसका मुंह और नाक बंद करके उसे होश में ले आओ, इमरान ने खुद सामने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बाज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, स्टैचू बोल रहा हूँ, इमरान ने स्टैचू के लहजे में कहा। चीफ, मैं रास्टर बोल रहा हूँ। ऑस्टन हॉल में जो मुहाफिज आपके इस्तकबाल के लिए भेजे गए थे वो वहां मुर्दा पड़े हुए हैं और उन्हें हलाक करने वाले अक्रेमियन गायब हैं, दूसरी तरफ से कांपते हुए लहजे में कहा गया। बोलने वाला इंतहाई खौफजदा महसूस हो रहा था और इमरान समझ गया कि वो मौत के खौफ से डर रहा है। इस ग्रुप को छोड़ो, उनका काम तमाम हो जाएगा, तुम क्लब को संभालो, अब हनरी की जगह तुमने लेनी है, इमरान ने स्टैचू के लहजे में कहा। ओह यस चीफ, हुक्म की तामील होगी, दूसरी तरफ से ऐसे लहजे में कहा गया जैसे बोलने वाले को जिंदगी मिल गई हो तो इमरान ने रिसीवर रख दिया।
उसी लम्हे सफदर ने स्टैचू की नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के तसरात नमूदार होने लगे तो सफदर ने हाथ हटा लिए। जोलिया और साले को यहाँ छोड़कर तुम सब यहाँ की तलाशी लो, शायद मेन हेडक्वार्टर के बारे में कोई फाइल मिल जाए। इमरान ने कहा तो सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील तीनों सर हिलाते हुए उस कमरे से बाहर चले गए, जबकि जोलिया और साले दोनों एक तरफ रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गईं। चंद लम्हों बाद स्टैचू ने कराते हुए आंखें खोल दी। उसके साथ ही उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन बाजू बंधे होने की वजह से वो दोबारा कुर्सी पर गिर गया। ये क्या मतलब? कौन हो तुम? ये सब क्या है? स्टैचू ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में इधर उधर देखते हुए कहा। तुम सब हेडक्वार्टर के इंचार्ज हो स्टैचू, और तुमने देख लिया कि हम न सिर्फ तुम्हारे सब हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, जबकि तुम्हारे अलावा यहाँ सबका खात्मा कर दिया गया है और यहाँ मौजूद तमाम मशीनरी भी तबाह कर दी गई है। और ये भी बता दूं कि मैंने तुम्हारी आवाज़ में बात करके क्लब में रास्टर को हनरी की जगह दे दी है और उसे कह दिया है कि वो अब यहाँ हमें डिस्टर्ब ना करे। वैसे भी बैरूनी दरवाज़ा मैंने दोबारा लॉक कर दिया है और दीवार भी बराबर कर दी है, इसलिए बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा तो स्टैचू की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। तुम कौन हो? स्टैचू ने रुक रुक कर कहा। तुम अभी तक हमें नहीं पहचाने। हमारा ताल्लुक उस मुल्क से है जिस मुल्क का डैम तबाह करने का मुआहदा तुमने काफिरिस्तानी हुकाम से किया था। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो स्टैचू के चेहरे पर हैरत के साथ साथ खौफ के तसरात फैलते चले गए। तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? ये सब तुमने कैसे कर लिया? स्टैचू ने रुक रुक कर कहा। बाकारी, राइट और फिशर को हमारे मुकाबिल लाकर तुमने देख लिया है और उस वक्त तुम जिस पोजीशन में हो उसका भी तुमने अंदाजा कर लिया होगा। मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा रखा है कि तुम मुझे मेन हेडक्वार्टर के बारे में तफसील बता दो, तो मेरा वादा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब आइंदा तुम हमारे मुल्क के खिलाफ मिशन बुक करने से पहले 1000 बार सोचोगे। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। लेकिन मैं तो मेन हेडक्वार्टर के बारे में कुछ नहीं जानता, स्टैचू ने जवाब दिया। अब उसका लहजा खासा संभला हुआ था। तो फिर तुम्हारा जिंदा रहना हमारे लिए बेकार है, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और उसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल दिया। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन करो, स्टैचू ने जल्दी से कहा, मगर इमरान ने आगे बढ़कर उसकी कनपट्टी पर मशीन पिस्टल की नाल रख दी। सिर्फ मैं 5 तक गिनूंगा और फिर ट्रैगर दबा दूंगा। मैं तुम्हें जिंदा रहने का आखिरी मौका दे रहा हूँ। इमरान का लहजा बेहद सर्द था और उसके साथ ही उसने गिनती शुरू कर दी। स्टैचू को देखते ही वो समझ गया था कि वो फील्ड का आदमी नहीं है, बल्कि सिर्फ कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाने का आदी है। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। इमरान अभी 3 तक ही पहुंचा था कि स्टैचू ने चीखते हुए कहा। बोलते जाओ वरना गिनती जारी रहेगी, इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। मेरा राब्ता मेन हेडक्वार्टर से सिर्फ ट्रांसमीटर पर है, मुझे उसके बारे में तफसील का इल्म नहीं है, स्टैचू ने कहा। क्या फ्रीक्वेंसी है? इमरान ने कहा तो स्टैचू ने फ्रीक्वेंसी बता दी। कौन है मेन हेडक्वार्टर का इंचार्ज? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, हम उसे बिग बॉस कहते हैं, स्टैचू ने जवाब दिया। मर्द है या औरत? इमरान ने पूछा। मर्द है, स्टैचू ने जवाब देते हुए कहा। कौन से कोड बोले जाते हैं? इमरान ने कहा। हमारे दरमियान कोई कोड नहीं है, दूसरों के लिए कोड होंगे, मेरे लिए नहीं है, स्टैचू ने जवाब दिया। यहाँ ट्रांसमीटर कहाँ है? इमरान ने कहा। सामने अलमारी में, स्टैचू ने कहा तो इमरान के इशारे पर जोलिया ने उठकर अलमारी खोली और उसमें से एक ट्रांसमीटर उठाकर उसने इमरान के सामने रख दिया। इमरान चंद लम्हे गौर से उस ट्रांसमीटर को देखता रहा।
मैं फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके बटन ऑन करता हूं, तुम बिग बॉस से बात करो और उसे बताओ कि फिशर ने पाकिस्तानी एजेंटों का खात्मा कर दिया है, इमरान ने कहा। नहीं, मेन हेडक्वार्टर के मुखबर बाहर क्लब में मौजूद होंगे और फिशर की हलाकत की खबर अब तक बिग बॉस तक पहुंच चुकी होगी, स्टैचू ने कहा। क्या इन मुखबरों के पास भी यही फ्रीक्वेंसी है, इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, ये फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ मेरे लिए मखसूस है, स्टैचू ने कहा। तो फिर उससे कोई और बात करो, लेकिन बात करके कन्फर्म कराओ कि तुमने वाकई दुरुस्त फ्रीक्वेंसी बताई है, वरना, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। मिलाओ कॉल, मैं बात करता हूँ, स्टैचू ने फौरन रजामंद होते हुए कहा। तो इमरान ने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर ट्रांसमीटर उठाकर उसने स्टैचू के मुंह के करीब करके उसे ऑन कर दिया। ये मखसूस साख्त का ट्रांसमीटर था। हेलो हेलो, स्टैचू कॉलिंग ओवर, स्टैचू ने कॉल देते हुए कहा। उसके ओवर कहने पर इमरान ने बटन प्रेस कर दिया। यस, बिग बॉस अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद एक भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। बिग बॉस, पाकिस्तानी एजेंटों ने फिशर को भी हलाक कर दिया है। अब यहाँ और तो कोई ग्रुप नहीं है जिसे उनके मुकाबले पर लाया जाए, ओवर, स्टैचू ने कहा। हाँ, मेन हेडक्वार्टर को इत्तला मिल चुकी है कि क्लब के मैनेजर हेनरी फिशर और उसके 4 अफराद को हेनरी के ऑफिस में किसी एक्रेमियन ने हलाक कर दिया है और वो निकल गया है। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। मैंने नाराक में एक और ग्रुप को, जिसका लीडर जोसेफ है, हुक्म दे दिया है कि वो मून से पहुंचकर उन अफराद को ट्रेस करके हलाक कर दे। वो खुद ही सारा काम कर लेगा, तुम्हारा उससे कोई रब्ता नहीं होगा और तुमने बहरहाल सब हेडक्वार्टर को किसी सूरत भी ओपन नहीं करना, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। यस बिग बॉस, ओवर, स्टैचू ने कहा। तो दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल कहकर रब्ता खत्म कर दिया। तो इमरान ने भी ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे वापस मेज पर रख दिया। अब ये बताओ कि यहाँ से कोई खुफिया रास्ता बाहर जाने का है, ऐसा रास्ता जो क्लब से ना गुजरता हो, इमरान ने कहा। ऐसा कोई रास्ता नहीं है, स्टैचू ने जवाब दिया। सोच लो, मुझे वो फाइल मिल चुकी है जिसमें सब हेडक्वार्टर का तफसीली नक्शा मौजूद है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, स्टैचू ने कहा। तो उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और सफदर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक फाइल थी। माइकल, इस फाइल में इस सब हेडक्वार्टर के बारे में मुकम्मल तफसील मौजूद है और यहाँ फाइलों का एक मुकम्मल स्टोर मौजूद है जिसमें दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के बारे में तफसीलात दर्ज हैं और इस हार्च के पूरे यूरोप और अक्रेमिया में मौजूद मुख्तलिफ तंजीमों के बारे में मुकम्मल फाइलें मौजूद हैं, सफदर ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। वो सब SVS की वजह से असल नामों और पाकिस्तानी ज़बान का इस्तेमाल ना कर रहे थे, वरना हो सकता था कि SVS यहाँ का काशन दे दे और कोई ग्रुप इसको मिसाइलों से उड़ा दे। मुझे दिखाओ फाइल, इमरान ने कहा। तो सफदर ने फाइल उसके हाथ में दे दी। इमरान ने उसे खोला और फिर एक नक्शे पर उसकी नज़रें जम गईं। वो कुछ देर तक गौर से उसे देखता रहा और फिर उसने फाइल बंद करके सफदर की तरफ बढ़ा दी। तुम तो कह रहे थे कि कोई खुफिया रास्ता नहीं है, जबकि वो खुफिया रास्ता नक्शे में मौजूद है, इमरान ने मुड़कर इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मम मुझे वाकई नहीं मालूम, स्टैचू ने रुक रुक कर कहा। लेकिन दूसरे लम्हे इमरान ने ट्रैगर दबा दिया और स्टैचू चीख भी न मार सका और उसकी खोपड़ी टुकड़ों में उड़कर नीचे फर्श पर बिखर गई। इस सब हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना चाहिए, यहाँ असला खाना मौजूद है, सफदर ने कहा। लेकिन ऊपर क्लब है, वहाँ बेगुनाह अफराद भी साथ ही मारे जाएंगे, इमरान ने कहा। मरते रहें, यहाँ जो कुछ हो रहा है उससे पूरी दुनिया के करोड़ों अफराद को खतरात लाहक हैं, सफदर ने कदरे सख्त लहजे में कहा। ओके, ठीक है, लेकिन सब हेडक्वार्टर के तहत तंजीमों की फाइलें हम साथ ले जाएंगे ताकि उन्हें मुतलका महकमों के आला हुकाम तक पहुंचा दिया जाए।
اس طرح وہ خود ہی ان تنظیموں کے خلاف آپریشن کر کے ان سب کا حتمی خاتمہ کر دیں گے۔ عمران نے کہا تو اس پر صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔